IL-5, IL-6, IL-10 और IL-13 सिक्रीट होते हैं, जो कि हमारे पास बेसिकली बी लिम्फोसाइट मेमोरी बी सेल में कन्वर्ट होते हैं और प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, मेमोरी बी सेल्स का क्या होता है कि अगर दोबारा एक्सपोजर होता है उसी एंटीजन का, तो वो उसके खिलाफ ऑलरेडी जो हमारी बॉडी में एंटीजन प्रोड्यूस है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस है, उसके खिलाफ वो फौरन उसको करके उसे खत्म कर सकते। प्लाज्मा सेल आगे एंटीबॉडीज में कन्वर्ट होता है। एंटीबॉडीज क्या है, एंटीजन के खिलाफ हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब हमारे पास आ गई इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी में हम बताता है कि हमारे पास मेजर एक लॉन्ग लिस्ट है क्लासेस की जो हम इम्यूनोसप्रेशन में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, उसके बाद हमारे पास आगे कैल्शियम यूरिन, और उसके बाद एमटी और इनहिबिटर्स आ गए, उसके बाद माइको फिनोलेट मॉपिटल आ गए और थैलिडोमाइड आ गए। अब सबसे पहले हमने करना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इस सारे पैरा में सिर्फ आपने ये चीज याद रखनी है कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर एग्जांपल प्रेडनिसोन है, उसका मल्टीपल सेलुलर एक्टिविटीज है, मल्टीपल सेलुलर साइट्स पे एक्ट करता है, और ये किस किस को ब्रॉड इफेक्ट्स हैं, इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं और इम्यून प्रोसेसिस में यूज होता है। अब बायोलॉजिकल लेवल पे ये क्या करता है, यानी कि जीन के लेवल पे ये सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूटोकाइंस और साइटोकाइंस को कम करता है। ये एमसीक्यूज भी आया हुआ है पहले। सेलुलर लेवल पे ये क्या करता है, ये प्रोलिफरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स को कम करता है, और सेल मेडिएटेड ये ऑल्दो ये दोनों को कम करता है। ये टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और बी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी दोनों को कम करता है, लेकिन जो इसका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाला काम है ना, इंपेयर करने वाला काम है, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसके अलावा ये कैटाबॉलिज्म ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडीज को भी इसकी कैटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता होता है, ये याद रखना है। अब इसके क्लिनिकल यूजेज ना, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड है ना, जो प्रेडनिसोन वगैरह, ये कभी भी हमेशा अकेला नहीं देता है, ये कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं। काफी ज्यादा इम्यूनोलॉजिकल बेसिस डिजीज में यूज होते हैं। दे आल्सो यूज टू सप्रेस इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन इन पेशेंट्स विद ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और ट्रीट हेमाटोलॉजिकल कैंसर्स वगैरह में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स विद अदर कॉम्बिनेशन यूज करते होते हैं। अब इसकी टॉक्सिसिटी में क्या है, आपको पता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की एक मेजर एग्जांपल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। वो कहाँ से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से। तो एड्रिनल सप्रेशन हो सकती है, ग्रोथ इनहिबिशन हो सकती है, मसल वेस्टिंग हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, रेनल रिटेंशन हो सकती है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो सकती है। अब हमारे पास आगे कैल्शियम यूरिन एंड एमटी और इनहिबिटर। ये करवाने से पहले ना मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट दे देता हूँ, इसका होता क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने देखना है, जो हमारे पास टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है ना, हम इम्यूनिटी को किस तरह सप्रेस कर सकते हैं। हम दो कंडीशन से इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। हम टी सेल की एक्टिवेशन को कम कर दें, यानी कि हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कम कर दें, हम बी सेल को कम कर दें, जो कि हमारे पास होगा ह्यूमरल इम्यूनिटी को कम कर दें। अगर हमने टी सेल को एक्टिवेशन को कम करना, फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, एंटीजन आया, उसने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे आया, टी सेल पे आया, टी सेल ने इंटरल्यूकिन 2 को सिक्रीट किया, उसने टी सेल प्रोलिफरेशन कराई, इम्यूनिटी होगी। अब हम क्या क्या कर सकते हैं, या तो हम टी सेल की एक्टिवेशन को कम कर दें, या हम इंटरल्यूकिन को सिक्रीट ना होने दें, या हम टी सेल की प्रोलिफरेशन ना होने दें। इन तीन तरह से ही हम कम कर सकते होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास वो कौन कौन से ड्रग है, इस तरह हो सकती है, इम्यूनिटी सप्रेस हो सकती है। या कि हमारे पास दूसरी कंडीशन है, हम बी सेल, जो कि हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी है, ह्यूमरल बी सेल जाके लगता है CD3 रिसेप्टर्स पे। CD3 ये याद रखना है, CD3 रिसेप्टर्स पे लगता होता है। अब CD3 रिसेप्टर आगे IP3 को एक्टिवेट करते हैं, जो कि हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर मैकेनिज्म है, वो कैल्शियम को रिलीज करता है, और ये हमारे पास है कैल्शियम यूरिन, जो हमारे पास एक्टिवेट होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये हमारे पास न्यूक्लियस में फैक्टर होता है NF80 फैक्टर, ये उसको फॉस्फोराइलेट करवाता होता है। ये हमारे पास बेसिकली फॉस्फोराइलेशन हो रही होती है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, और वो आगे mRNA पे जाता है। mRNA के अंदर फिर उसके इंटरल्यूकिन 2 की सिंथेसिस होते हैं, जो कि फिर हमारे पास बेसिकली रिएक्शन करवाते होते हैं। ठीक है, अब इंटरल्यूकिन 2 यहाँ पे बन गया। अब हम इसको कैसे कैसे रोक सकते हैं, या तो हम CD3 रिसेप्टर पे ना बी सेल की एक्टिवेशन ही ना होने दें, यानी कि हम बी सेल को इनहिबिट कर दें। दूसरा क्या हो सकता है, हम कैल्शियम यूरिन को इनहिबिट कर दें, या हम इंटरल्यूकिन के जो फंक्शन है वो ना होने दें। अब इंटरल्यूकिन कैसे एक्ट करता होता है, इंटरल्यूकिन 2 होता है, वो किसको फॉलो करता होता है, किस पाथवे को फॉलो करता है, वो जैकस्टेट मैकेनिज्म को फॉलो करता होता है। ठीक है, जैकस्टेट के साथ जब ये अंदर आता है ना, यहाँ पे होता है MTOR, मोमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन। ठीक है, मोमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड सेंसिस करवाता है, जिसकी वजह से सेल प्रोलिफरेशन होती है और इम्यून रिस्पॉन्स होता है। यानी कि हमने क्या क्या याद रखना है, या तो हम बी सेल की एक्टिवेशन ही ना होने दें, या हम कैल्शियम यूरिन को इनहिबिट कर दें, या हम इंटरल्यूकिन्स के फंक्शंस ना होने दें, या हम MTOR का इनहिबिट कर दें, या हम न्यूक्लिक एसिड सेंसिस को इनहिबिट कर दें, या हम सेल प्रोलिफरेशन को इनहिबिट कर दें। इस तरह हम बी सेल की एक्टिवेशन को रोक सकते हैं, यानी कि ह्यूमरल इम्यूनिटी को रोक सकते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रोकनी है, तो हम टी सेल की एक्टिवेशन ना होने दें, इंटरल्यूकिन 2 की फंक्शंस ना होने दें, या हम टी सेल की प्रोलिफरेशन ना होने दें। इस तरह हम ये वाली रोक सकते हैं। अब इसका बेसिक मैकेनिज्म कैप्सन से पढ़ते हैं।
अब कैल्शियम यूरिन और एमटीआर इनहिबिटर यहाँ पे उसने लिखा हुआ है ये इम्यूनोफिलिन्स है, वही मैंने बताया साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स होती हैं जो बेसिकली दूसरे जो ड्रग्स हैं उनके साथ मिलके क्या करते होते हैं बी सेल या टी सेल्स की एक्टिवेशन को कम करते हैं, ये अभी मैंने बताया। अब इसमें ड्रग्स कौन कौन से आते हैं, साइक्लोस्पोरिन आते हैं, वो साइक्लोफिलिन के साथ बाइंड करता होता है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया साइक्लोस्पोरिन साइक्लोफिलिन के साथ बाइंड करता है। इसके अलावा हमारे पास टैक्रोलिमस आता है जो कि के बाइंडिंग प्रोटीन के साथ लगता होता है, दोनों कैल्शियम यूरिन के साथ बाइंड करते होते हैं। बस बेसिकली यहाँ पे उसने कैल्शियम यूरिन का थोड़ा फंक्शन बताया, वो जो एनएफएटी है, न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल, जो मैंने बताया था कि एनएफएटी को फॉस्फोराइलेट करता है, न्यूक्लियस फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल्स को एक्टिवेट करता होता है, ठीक है। अब उससे क्या होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर उसकी अमाउंट ज्यादा होती है और वो हमारे पास एमआरएनए के जरिए इंटरल्यूकिन 2 इंटरल्यूकिन 3 इंटरफेरोन गामा के अमाउंट को बढ़ाता होता है, ठीक है। अब साइक्लोस्पोरिन और टैक्रोलिमिस क्या करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइन, यानी कि वो साइक्लोस्पोरिन और जो हमारे पास टैक्रोलिमिस है वो कैल्शियम यूरिन के साथ लग जाएगा, उसकी इनहिबिशन कर देगा, जिसकी वजह से एमआरएनए होगा, उसका न्यूक्लियस में अमाउंट नहीं बढ़ेगी, जब वो नहीं बढ़ेगी तो हमारे पास जो साइटोकाइन है इंटरल्यूकिन वो नहीं बन पाएंगे। अब जो हमारे पास है ना सिरोलिमस, वो भी एक सेम इसका एनालॉग है, लेकिन ये एफ के बाइंडिंग प्रोटीन जो हमारे पास होती है ना टैक्रोलिमस की, वो होती है 56, हमारे पास 506, लेकिन जो हमारे पास होती है सिरोलिमस इसकी होती है एफ के बाइंडिंग प्रोटीन 12, ये इसके बेसिक डिफरेंस है। लेकिन जो हमारे पास सिरोलिमस है ना वो हमारे पास मेलियन टारगेट ऑफ रैपामाइसिन को इनहिबिट करता होता है, मतलब जो हमारे पास साइक्लोस्पोरिन साइक्लोफिलिन के साथ हम यूज करके कैल्शियम यूरिन को इनहिबिट करते हैं और टैक्रोलिमस एफ के बाइंडिंग प्रोटीन के साथ मिलकर हम कैल्शियम यूरिन को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इंटरल्यूकिन नहीं बन पाता। लेकिन जो हमारे पास सिरोलिमस है ना वो हमारे पास मेमेलियन टारगेट ऑफ रैपामाइसिन को इनहिबिट करता होता है, जिसकी वजह से हमारे पास साइटोकाइंस नहीं बनते और हम सेल की पॉलिफरेशन नहीं होने देते या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के जो फंक्शन है वो नहीं होते थे। अब हम एमटीओआर को इनहिबिट कर दिया है तो उससे क्या हो गया, टी सेल की पॉलिफरेशन नहीं होगी और IL-2 का जो हमारा बेसिकली रिस्पॉन्स आना है जो उसने सेल की पॉलिफरेशन वगैरह वो नहीं होने देंगे हम। अब क्लिनिकल यूजिंग फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ये सॉलिड ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन मतलब फॉर एग्जांपल लिवर की ट्रांसप्लांटेशन के अंदर यूज होता है, किडनी की ट्रांसप्लांटेशन के अंदर यूज होता है, ग्राफ बेसिस होस्ट रिएक्शन में यूज होता है ताकि वो ग्राफ बेसिस होस्ट रिएक्शन को इनहिबिट करने में ताकि वो हो ना सके। अब इसके अलावा ये जो ना पार्टिकुलरली साइक्लोस्पोरिन टैक्रोलिमस आल्सो यूज्ड सम ऑटोइम्यून डिजीज इंक्लूडिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होता है, उसके अलावा एज़मा में यूज होता है, टाइप 1 डायबिटीज में यूज होता है। जो सिरोलिमस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स है ना वो प्रिवेंट करते होते रीस्टिनोसिस आफ्टर एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी करें ना उसके अलावा उसके बाद जो रीस्टिनोसिस होनी होती है ना इसको भी प्रिवेंट करता होता है। उसके अलावा हमारे पास दो ड्रग्स और हैं, एब्रोलिमस और हमारे पास एक और है एब्रोलिमस और हमारे पास टेम्सिरोलिमस, ये हमारे पास ना कैंसर्स की इनहिबिशन है, कैंसर्स में इसका रोल होता है एब्रोलिमस और टेम्सिरोलिमस, बस यही याद करना। उसके अलावा हमारे पास आगे साइक्लोस्पोरिन और टेम्सिरोलिमस ओरल और इंट्रावेनस भी देते होते हैं, टेम्सिरोलिमस सिर्फ इंट्रावेनसली अवेलेबल होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास है ना ये स्लो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है साइटोक्रोम P450 के जरिए, जिसकी वजह से इनका जो हाफ लाइफ है ना वो ज्यादा होती है। अब बेसिकली जो साइक्लोस्पोरिन है और टैक्रोलिमस है इनकी सिमिलर टॉक्सिसिटी प्रोफाइल है, मतलब इनका सिमिलर एडवर्स इफेक्ट है, लेकिन जो रीनल डिसफंक्शन, हाइपरटेंशन और न्यूरोटॉक्सिसिटी है। दीज ड्रग्स कैन आल्सो कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिम्पिडेमा और कोलिथियासिस। जो साइरोलिमस है ना एंड इट्स सिंड्रोम मोर लाइकली देन द अदर टू कॉज हाइपरटेंशन, हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया और हेपेटोटॉक्सिसिटी, डायरिया एंड माइलोसप्रेशन। लेकिन आपने एक बेसिक डिफरेंस याद रखना है, जो साइक्लोस्पोरिन है ना वो गम हाइपरप्लेजिया भी करवा सकता है, ज्यादातर हम रीनल जो डिजीजेज ना एक्यूट किडनी इंजरी में उनमें नहीं यूज करते होते, यानी कि इसका बेसिक आपने याद रखना है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी है ना वो ज्यादा होती है, इस वजह से इसको इन कॉम्बिनेशन जो साइक्लोस्पोरिन है ना उसको इन कॉम्बिनेशन विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करते होते हैं ताकि हमारे पास जो है ना वो ना हो सके। ये बेसिकली इसका आता था नेफ्रोटॉक्सिसिटी, और इसके अलावा याद रखना साइक्लोस्पोरिन गम हाइपरप्लेजिया भी करवा देता है, जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया करवा सकता है। अब हमारे पास है माइकोफिनोलेट मोफेटिल, ये याद रखना है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है मैंने पहले भी बताया था, ये हमारे पास डिनोवो सिंथेसिस में आईएमपी जो हमारे पास इनोलिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है ना उसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो बी एंड टी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। अब ये
उसके बाद जीटीपी एंजाइम को इनहिबिट कर दे गुआनोसिन इन द एंजाइम इन द गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट या आईएमपी मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से टी सेल और बी सेल की एक्टिवेशन ये क्लिनिकल यूज इसका एमसीक्यूज आता है ये सोल एजेंट होता है जो यूज होता है किडनी लिवर एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन पे लेकिन ये विद लो डोज ऑफ साइक्लोस्पोरिन यूज होता है ताकि हमारे पास साइक्लोस्पोरिन इंड्यूस नेफ्रोटॉक्सिसिटी ना आ सके यहाँ पे मैंने बताया कि जो उसका टॉक्सिक इफेक्ट है ना साइक्लोस्पोरिन जो हम यूज करते होते हैं विद साइक्लोफिलिन